हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश स्पेशल चल रहा था हमारा क्लास, उसकी फर्स्ट डेमो हो चुकी थी जिसमें मैंने आपको उसका इतिहास पढ़ाना शुरू किया था, जिसमें हमने मोटा मोटा थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था इतिहास का। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम महाजनपद काल जो पढ़े थे हमने 8, कौन कौन से 16 महाजनपद थे। बाकी सारी वीडियो में पिछली वाली में आप देख लीजिएगा। 16 महाजनपद थे, किस किस के अनुसार? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय जो था बौद्ध धर्म का था एक ग्रंथ, और भगवती सूत्र जो जैन धर्म का एक ग्रंथ है। इन दोनों के अनुसार हमने 16 महाजनपदों का जिक्र किया था, और इसी में पाणिनि की अष्टाध्यायी में हमने 22 महाजनपदों का अध्ययन पढ़ा था। मैंने उसको बताया था कि 16 में से 8 जनपद महाजनपद काल के किसमें रहते थे? एग्जिट किया करते थे। तो एग्जिट किया करते थे किसमें? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एग्जिट किया करते थे। तो उन महाजनपदों की इस समय वर्तमान लोकेशन कहाँ है? राजधानी पे मैं एक बार चर्चा कर चुका हूं, बट फिर से पढ़ते हैं हम। तो हेडिंग होगा आज का 8 महाजनपद काल। मैं पूरा, आप नोट्स बनाइए और पूरे के पूरे हम पढ़ेंगे पूरा इतिहास इसका, और पूरा उत्तर प्रदेश कवर कराऊंगा मैं। तो इसको हेडिंग को मैं इधर लिख रहा हूँ, यहाँ तक विजिबल है आपको। 8 महाजनपद काल। जो 8 महाजनपद काल थे उनकी वर्तमान लोकेशन क्या है और कौन कौन से थे उनको मैं लिखता जाऊंगा, आप नोट डाउन करते जाइए। सर्वप्रथम पहला महाजनपद था कौशल। कौशल जो आज वर्तमान में कहलाता है अवध वाला क्षेत्र, जो वर्तमान में अवध वाला क्षेत्र कहलाता है, उसी को हम क्या कहते थे? कौशल कहते थे। क्या कहते थे? कौशल। कौशल की 2 राजधानियां हुआ करती थी, एक नॉर्थ एक साउथ। कौशल की 2 राजधानियां थी, एक नॉर्थ एक साउथ, मतलब एक उत्तरी राजधानी और एक दक्षिणी राजधानी। जो उत्तरी राजधानी थी वो थी अयोध्या, उसका पुराना नाम जो था वो था साकेत। क्या था? साकेत। अयोध्या को साकेत नाम से भी जानते थे। और जो दक्षिणी थी उसको बोलते थे हम श्रावस्ती। 2 राजधानियां कौशल की थी। कौशल जो आज वर्तमान अवध क्षेत्र है उसी को हम कौशल कहते थे उस समय। उन महाजनपदों में से पहला एक जनपद जो कहलाता था 8 में से कौशल। दूसरा कुरु। दूसरा क्या था? कुरु जो था मेरठ। कुरु, मेरठ और दिल्ली वाला क्षेत्र, जो दिल्ली वाला क्षेत्र वो कुरु कहलाता था। एग्जिट आज के जमाने में क्या था? कुरु, दिल्ली और मेरठ का क्षेत्र। इसकी राजधानी हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ। इसकी राजधानी हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ को ही पुरानी दिल्ली, जो पुरानी दिल्ली है वही, इसी का नाम क्या हुआ करता था? प्राचीन नाम, यानी दिल्ली का ही प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ है। प्राचीन नाम दिल्ली का ही प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ है। तो दूसरा महाजनपद जो हम कुरु कहाँ एग्जिस्ट किया करता था, मतलब कहाँ रहता था? तो कुरु, मेरठ और दिल्ली वाला जो एरिया है आज वर्तमान में उसको हम कुरु बोलते थे। और इंद्रप्रस्थ जो वर्तमान है वो दिल्ली का ही प्राचीन नाम था, इंद्रप्रस्थ, जो कुरु की राजधानी हुआ करती थी। इसके बाद पांचाल, और पांचाल वही क्षेत्र है, पांचाल वो क्षेत्र है जिसमें बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद ये जिले इस समय वर्तमान एग्जिस्ट किया करते हैं, जो पांचाल के क्षेत्र हैं। पांचाल जो महाजनपद था उसमें वर्तमान अब बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, इसकी भी 2 राजधानियां हुआ करती थी। एक नॉर्थ जिसको अहिछत्र, और साउथ, एक तो अहिछत्र हुआ करती थी और साउथ कामपिल्य। क्या हुआ करती थी? कामपिल्य।
कामपिल्य। दो राजधानियां थी किसकी? पांचाल की। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जो क्षेत्र है वही पांचाल कहलाता था महाजनपद। इसकी दो राजधानियां थी, अहिच्छत्र और कांपिव्य। अहिच्छत्र और कांपिव्य। इसके बाद अगला महाजनपद था सूरसेन। सूरसेन जो आज का मथुरा और आगरा क्षेत्र है, मथुरा, वर्तमान मथुरा जिला और आगरा जिला एग्जिस्ट किया करता था उसमें, और इसकी राजधानी हुआ करती थी मथुरा। इसकी सूरसेन की राजधानी हुआ करती थी मथुरा। इसके बाद वत्स, पांचवा था वत्स, और वत्स को ही हम क्या कहते हैं? वत्स को ही हम कहते हैं प्रयागराज वाला क्षेत्र, जो है प्रयागराज क्षेत्र है, वही पहले वत्स कहलाता था। और वत्स की जो राजधानी हुआ करती थी, मैंने इसको बता भी दिया था आपको, कोसम। वत्स की जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी कोसम, और कोसाम्बी का ही पुराना नाम हुआ करता था, कोसाम्बी। तो वत्स महाजनपद, इसको नोट डाउन करते जाइए, और मैं इसको ऊपर से रफ कर देता हूं। वत्स, यहां प्रदेश और लिखना है, उत्तर प्रदेश का इतिहास। ठीक है, आगे नेक्स्ट 5, 3 और पढ़ गए हमें। वत्स पढ़ लिया। वत्स के बाद मल्ल, छठा मल्ल महाजनपद। मैंने आपको बतलाया था मल्ल महाजनपद जो इसकी राजधानी हुआ करती थी कुशीनगर और पावापुरी। मल्ल वर्तमान में ही क्षेत्र हुआ करता था जिसका नाम था देवरिया। जो देवरिया क्षेत्र है वही मल्ल कहलाता था। और देवरिया के पास जो गोरखपुर ये क्षेत्र कहलाता था मल्ल। इसकी दो राजधानियां हुआ करती थी, एक तो कुशीनगर और एक पावापुरी। इसकी भी दो राजधानियां एग्जिस्ट किया करती थी, एक कुशीनगर और एक पावापुरी। जैसा कि आप जानते हो कुशीनगर में किसकी मृत्यु हुई? महात्मा या फिर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु। तो दोनों ही एग्जिट किया करते थे मल्ल। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइए वो कौन सा स्थान है जहां पर महात्मा बुद्ध और महावीर दोनों को ही मृत्यु हुई थी, तो वर्तमान में कौन सा क्षेत्र पड़ता है? तो आपका आंसर होगा, आंसर इज देवरिया में ही पड़ते हैं दोनों ही, कुशीनगर और पावापुरी। देवरिया एग्जैक्ट आंसर, आज समय जो वर्तमान लोकेशन है वो देवरिया है। इसके बाद 7 नंबर मल के बाद था हमारा काशी, और काशी की राजधानी थी वाराणसी। वाराणसी 80 वरुण और 80 नदी के किनारे होने के कारण, यानी बीच में होने के कारण इसी का नाम वाराणसी पड़ा हुआ है। किस नदी के बीच में होने के कारण? वरुण नदी और 80 नदी के बीच में होने के कारण इसका नाम वाराणसी रखा गया। वर्तमान में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे प्राचीनतम जीवित शहर क्या है? हमारा वाराणसी बहुत प्रसिद्ध जगह है जहां पर कुछ घाट भी हैं। कहते हैं जिस इंसान की मृत्यु वाराणसी में होती है डायरेक्ट उसको क्या मिलता है? मोक्ष मिलता है। वाराणसी में कुछ घाट भी प्रसिद्ध हैं, जैसे कि हरिश्चंद्र घाट। सतयुग में एक राजा हुए थे, जो कौन थे? राजा हरिश्चंद्र। वो कभी वाराणसी के एक घाट पर, गंगा नदी के एक घाट पर जिसका नाम है हरिश्चंद्र घाट, वहां पर क्या काम करते थे? हरिश्चंद्र
घाट पर पहरा दिया करते थे, तो इसीलिए उसमें प्रसिद्ध है हरिश्चंद्र घाट से। नेक्स्ट चेदी, 8वां महाजनपद है चेदी। चेदी आज का वर्तमान बांदा जिला, बांदा जिला आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें से, बांदा जिला, और इसकी राजधानी हुआ करती थी शक्तिमती, शक्तिमती, इनको नोट डाउन करते रहिएगा, इसकी राजधानी हुआ करती थी शक्तिमती, ठीक है। इसके बाद इस महाजनपद के बाद हम पढ़ेंगे दो धर्मों का उदय हुआ इतिहास में, ज्यादा डिटेल नहीं, हमें केवल इतिहास वही पढ़ना है जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। इसके बाद दो धर्म का जन्म हुआ, हमारे धार्मिक धर्म, एक था बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके? सबसे पहला, प्रथम उपदेश, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, सारनाथ में, जिसको हम कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रवर्तन, वही घटना क्या कहलाई? धर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया, इसी घटना को हम कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। सर्वाधिक उपदेश, महात्मा बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश दिए गए श्रावस्ती में, श्रावस्ती में, श्रावस्ती में पाली भाषा में दिए, पाली भाषा में दिए, पाली भाषा में दिए। सर्वाधिक उपदेश पाली भाषा में महात्मा बुद्ध के द्वारा श्रावस्ती में दिए गए। सर्वाधिक वर्षा काल, सर्वाधिक वर्षा काल, वर्षा काल, सर्वाधिक वर्षा काल सर्वाधिक वर्षा काल भी महात्मा बुद्ध ने कौशल में बिताए थे, जो मैंने अभी चर्चा की थी। कौशल, कौशल एक महाजनपद हुआ करता, उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा सर्वाधिक वर्षा काल महात्मा बुद्ध ने बिताए। वर्षा काल वो समय हुआ करता था जब ये लोग भिक्षा मांगते मांगते, इस धर्म का प्रचार करते करते, जब ऋतु आती थी वर्षा ऋतु, उस समय 2 माह के लिए एक ही जगह ठहरते थे, वहीं उसी को वर्षा काल कहा जाता। तो सबसे ज्यादा वर्षा काल कहाँ बिताए थे इन्होंने? कौशल में, सबसे ज्यादा वर्षा काल कौशल में बिताए थे। बैसाख पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा को ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और महाज्ञान की प्राप्ति हुई और मृत्यु, तीनों ही घटना कब हुई थी? बैसाख पूर्णिमा को। बुद्ध का जन्म, बुद्ध का जन्म, महाज्ञान प्राप्ति, महाज्ञान प्राप्ति और मृत्यु, तीनों ही घटना बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। इसीलिए बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। इसीलिए बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों ही घटनाएं बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। और आप सभी जानते हो मृत्यु को ही इनके क्या कहा गया था? महापरिनिर्वाण, और महाज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया था? निर्वाण। इसको कहा गया था निर्वाण, इसको महापरिनिर्वाण। 2 घटनाओं, ठीक, महात्मा बुद्ध। उसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद हम चलते कुशीनगर। कुशीनगर से हमें, कुशीनगर से हमें अशोक का 8वां शिलालेख मिला। अशोक का 8वां शिलालेख मिला, जिसमें कनिष्क के सिक्के, प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान और ह्वेनसांग का वर्णन मिला था।
इसमें 8वां जिसमें कुशीनगर से हमें क्या प्राप्त हुआ था, अशोक का 8वां शिलालेख जिसमें कनिष्क, इसी से प्राप्त होते हैं कनिष्क के सिक्के और चीनी यात्री फायान और ह्वेनसांग का वर्णन मिलता है। फायान और ह्वेनसांग का, फायान और ह्वेनसांग का वर्णन कहां पर प्राप्त हुआ हमें, कुशीनगर से। कुशीनगर में अशोक का 8वां शिलालेख है, इसी से हमें सारी जानकारी प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट अगला जिला है अयोध्या अभिलेख। अगला अभिलेख है अयोध्या अभिलेख। कुछ इंपोर्टेंट अभिलेख हैं ये जो आते हैं एग्जाम में। अगला है दूसरा अयोध्या अभिलेख, जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। अयोध्या क्षेत्र, अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख और अयोध्या अभिलेख से हमें पुष्यमित्र शुंग यानी शुंग वंश का संस्थापक, इस अभिलेख से जानकारी मिलती है हमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में, जो शुंग वंश का शासक था, शुंग वंश का संस्थापक। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, शुंग वंश भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अयोध्या का प्राचीन नाम आपसे क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, तो प्राचीन नाम था इसका, अयोध्या का प्राचीन नाम था अयाजिसा। इसी अभिलेख से, अयोध्या इंस्क्रिप्शन से ही हमें पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में दो अश्वमेध यज्ञ करवाए। इस बात की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है अयोध्या इंस्क्रिप्शन से या अयोध्या अभिलेख से। प्राचीन काल में, यहीं पर लिख लीजिए, प्राचीन काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र क्या था, मथुरा। जैन धर्म का प्रथम प्रमुख केंद्र क्या हुआ करता था, मथुरा हुआ करता था, जैन धर्म का प्रमुख केंद्र। नेक्स्ट, इसके बाद जैन धर्म के कुछ तीर्थकर हुए, तो हम जानते हैं 24 तीर्थकर हुए थे। उसमें से जो उत्तर प्रदेश में रिलेटेड करते हैं, उनका जन्म या फिर उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको मैं लिखूंगा। बाकी 23-24 को आपको नहीं लिखूंगा। आप जो समझ रहे हैं पूरी इतिहास वाली क्लास में पढ़ेंगे। हम केवल और केवल उत्तर प्रदेश से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको ही कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम जैन धर्म के तीर्थंकर, उसमें से 5 तीर्थंकरों का 5 का जन्म अयोध्या में माना जाता है। 5 का जन्म अयोध्या में माना जाता है। 5 का जन्म अयोध्या में। इसमें से है प्रथम
प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जिनको हम आदिनाथ के नाम से जानते हैं, आदिनाथ के नाम से जानते हैं, जो कि जैन धर्म के संस्थापक थे। और इन्हीं को अयोध्या में अयोध्या जो इक्ष्वाकु भूमि है, अयोध्या का दूसरा नाम क्या है? इक्ष्वाकु भूमि। ऋषभदेव एक नगरी लिखी हुई है, आप जाएंगे कभी अयोध्या में तो ऋषभदेव। उसके बाद दूसरे तीर्थंकर हुए जैन धर्म के, जिनका जन्म भी अयोध्या में माना जाता है, अजीतनाथ। तीसरे नहीं, फिर इसके बाद चौथे तीर्थंकर हुए अभिनंदननाथ। उसके बाद पांचवें तीर्थंकर हुए सुमतिनाथ। और 14वें तीर्थंकर जिनका नाम था अनंतनाथ। इन 5 का जन्म अयोध्या में माना जाता है, इसीलिए अयोध्या इंपोर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है, बताइए उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है या वह कौन सा स्थान है जहां पर अनंतनाथ यानी 14वें तीर्थंकर का जन्म स्थान माना जाता है? तो आपका आंसर होगा अयोध्या। प्रथम तीर्थंकर का जन्म स्थान कहाँ है? अयोध्या। दूसरे तीर्थंकर का जो अजीतनाथ थे, उनका जन्म स्थान कहाँ है? अयोध्या। इसके बाद जो बचे, चलिए पहले जैन धर्म पूरा ही कर लेते हैं, कितना हो गई वीडियो, चलो थोड़ा और कर लेते हैं। अनंतनाथ, थोड़ा जल्दी बढ़ने की कोशिश करते हैं आगे। इसके बाद 2 का जन्म माना जाता है वाराणसी में। 2 का जन्म माना जाता है वाराणसी में। वाराणसी में 2 का जन्म, इसमें से 2 का जन्म माना जाता है वाराणसी में। 7वें तीर्थंकर जिनका नाम था सुपार्श्वनाथ। और 23वें तीर्थंकर जिनका नाम था पार्श्वनाथ। ये दोनों का जन्म कहाँ माना जाता है? वाराणसी में माना जाता है। इसके बाद छठे तीर्थंकर यानी एक का जन्म माना जाता है कौशाम्बी में। छठे तीर्थंकर जो हुए थे, छठे तीर्थंकर 5 के बाद छठे जो तीर्थंकर हुए थे, पद्म प्रभु। क्या नाम था उनका? पद्म प्रभु। इनका जन्म स्थान माना जाता है कौशाम्बी। और एक का जन्म स्थान श्रावस्ती माना जाता है। एक का जन्म स्थान ये मैं से लिख देता हूं, दिख नहीं रहा है इसमें। एक का जन्म स्थान श्रावस्ती, ठीक। तो कौन से थे? तीसरे जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे, उनका जन्म स्थान माना जाता है श्रावस्ती। तो तीसरे लिख दीजिए, तीसरे तीर्थंकर जिनका नाम था संभवनाथ।
इनका जन्म स्थान माना जाता है वाराणसी। तो हमने आज जैन धर्म के जितने भी संस्थापक थे वो क्लियर कर लिए, और आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में इससे ही आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश के इतिहास में हर्षवर्धन। मैंने आपको सारे के सारे जितने वंश आए थे वो सब याद करा दिए। हर्षवर्धन से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो आगरा, जो भी जिले से इम्पोर्टेंट है इतिहास, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करते रहें। कोशिश कर रहा हूं मैं, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम इशू आ रही है तो कभी कभी थोड़ा दिख रहा होगा आपको, आवाज में भी दिक्कत आ रही होगी। आप इसी तरीके से जुड़े रहिए। मैं पूरा उत्तर प्रदेश का नोट्स आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप नोट डाउन करते जाओगे तो मैं एक तरफ से ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं यूट्यूब की तरह कि आज बढ़िया डाल दिया खराब हटा दिया, बढ़िया डाल दिया खराब हटा दिया। मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला। इसका जितना भी इतिहास है वो पढ़ेंगे हम, जितना करंट से रिलेटेड है वो भी इसके साथ साथ कंप्लीट करेंगे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। आप केवल बने रहिए और प्रत्येक वीडियो मेरी देखते रहिए, और कम से कम 1 से 2 बार देखिएगा। आपको आवाज़ की थोड़ी सी दिक्कत है, मेरा साथ दीजिए, और आने वाले समय में हम भी कोशिश करेंगे सबकी तरह बढ़िया बेस्ट क्वालिटी लाने की, और कोशिश कर रहा हूँ मैं अभी भी तो अच्छी से अच्छी क्वालिटी लाने की। धन्यवाद आज की क्लास के लिए, थैंक यू।